बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। बच्चों, इस समय हम क्या पढ़ रहे हैं? इस समय हम पढ़ रहे हैं अपनी वसंत पुस्तक से। और वसंत पुस्तक से अब तक हमने कितने अध्याय पढ़ लिए हैं? 7 अध्याय। आज हम पढ़ेंगे इसी श्रृंखला में पाठ 8, शाम एक किसान। ओके, इसे लिखिए। इस कविता को लिखा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने। किसने लिखा है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने लिखी है। बच्चों, इसमें प्राकृतिक दृश्य का वर्णन किया गया है। इस कविता में प्राकृतिक दृश्य का वर्णन किया गया है और पूरी प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। प्रकृति को मानव के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम आपको एक बार इसका सार बता देते हैं कि इस कविता में कवि क्या कहना चाह रहा है। इसमें मानवीकरण किया गया है। सर्दी की एक शाम का वर्णन करते हुए, प्राकृतिक दृश्य का वर्णन करते हुए कवि कहता है, वो कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी प्राकृतिक दृश्य का वर्णन करते हुए कहते हैं, उनको दिखाई देता है ऐसा कि एक किसान है, पहाड़ दिखाई देता है और पहाड़ों को देख कर उन्हें लगता है कि एक किसान बैठा हुआ है। किसान की पगड़ी और जो आकाश होता है, आकाश उन्हें किसान की पगड़ी दिखाई देती है। पहाड़ों के नीचे बहती हुई नदियाँ जो होती हैं वो उन्हें किसान के ऊपर ऐसा लगता है किसान ने चादर ओढ़ रखी है। और जो लाल लाल वहाँ पे पलाश के फूल खिले हुए थे वो लगते हैं ऐसे कि किसान ने अंगीठी जला के रखी हुई है। पूर्व दिशा में जब सूरज थोड़ा अस्त हो रहा था तो उन्हें लगता है कि किसान ने चिलम जला रखी है। और चिलम की आग जो होती है, चिलम क्या होता है? चिलम धूम्रपान करने का एक पात्र होता है, बर्तन होता है, छोटा सा मिट्टी का पात्र होता है, इसे बोलते हैं चिलम। ठीक है, तो पूरी इन्होंने क्या की है? पूरी मानवीकरण कर दिया। पूरे शुरू करते हैं अपनी कविता। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। अचानक बोला मोर, अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी सुनते हो। धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। इस कविता को लिखा किसने? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने लिखा है। बच्चों, अभी हम इसका आधा पार्ट आपको स्टार्ट बताने जा रहे हैं। तो जब आधा पार्ट हम लिखने जा रहे हैं तो उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं? जब भी हम किसी चीज़ की व्याख्या करते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं? संदर्भ लिखते हैं। और संदर्भ में हम क्या लिखते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक कौन सी? वसंत भाग 2 के पाठ 8 शाम एक किसान से दी गई है। और इसके कवि कौन है? इसके कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। ओके, इसमें हमको संदर्भ देना है। अब बात आती है प्रसंग की। तो प्रसंग में हम क्या लिखेंगे कि इस प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने पूरे पंक्तियों का प्राकृतिक दृश्य दिखाया है, प्राकृतिक दृश्य का वर्णन किया है और साथ ही उन्होंने जाड़े की शाम को एक किसान के रूप में चित्रित किया है। जाड़े की शाम को किसान के रूप में चित्रित किया है। तो कहते हैं, अब अर्थ देखिए इसका। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। पहाड़ को उन्होंने किसान के रूप में संज्ञा दी है। ठीक है, इस प्राकृतिक दृश्य में किसान कौन है? पहाड़ है, यानी कि पहाड़ उनके लिए बैठा हुआ एक किसान है। ठीक है, आकाश का साफा बांधकर, और आकाश कैसा लग रहा है? जैसे उस किसान ने क्या बांधा है? पगड़ी बांध रखी है। ठीक है, सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। और जो सूरज है, सूरज की रोशनी पड़ रही है, वो उसे क्या लग रही है कि वो चिलम पी रहा है। चिलम मतलब धूम्रपान करने का एक पात्र होता है। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, और जो इस प्राकृतिक दृश्य में नदी बह रही है वो ऐसी लग रही है जैसे कि किसान ने क्या पहन रखा है? किसान ने अपने घुटनों पर कोई चादर डाल रखी है। पलाश के जंगल की पास ही देख रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। और पलाश के जो फूल होते हैं किस रंग के होते हैं? वो लाल रंग के होते हैं पलाश के फूल। तो पलाश के फूल जो लाल लाल रंग के हैं वो ऐसे लग रहे हैं मानो किसान ने उस जाड़े की शाम में, तो जाड़े की शाम में एक अंगीठी जलाकर रखी है अपने पास। अंधकार दूर पूर्व में चिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। भेड़ों के गले से, गले का मतलब होता है झुंड। और
जो अंधकार है, पूर्व दिशा में जो सूरज डूब रहा है तो अंधकार हो रहा है, तो कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि भेड़ों का झुंड एक साथ वहाँ पर बैठा हुआ है। तो पूरा का पूरा जो उन्होंने प्राकृतिक दृश्य का वर्णन किया है वो मानवीकरण कर दिया है। ठीक है, पहाड़ को इन्होंने किसको बताया है? पहाड़ कैसे लग रहा है? पहाड़ किसान की तरह लग रहा है। आकाश कैसे लग रहा है? आकाश किसान की पगड़ी यानी साफा लग रहा है। और जो नदी है, नदी कैसी लग रही है? नदी किसान के ऊपर, किसान के घुटनों के ऊपर ऐसा लग रहा है हमने चादर ओढ़ रखी है। पलाश के जो लाल लाल फूल है वो कैसे लग रहे हैं? वो ऐसे लग रहे हैं मानो किसान ने अपने आगे अंगीठी जला कर रखी हुई है। और जो पूर्व दिशा में जब अंधकार छा रहा है तो वो अंधकार कैसा लग रहा है? जैसे लग रहा है कि भेड़ों का झुंड वहां पर सिमट कर बैठा हुआ है। ठीक है, अचानक बोला मोर। तभी, और ये जो माहौल था पूरा, जितना वातावरण था वो बिल्कुल शांत था। अचानक क्या होता है? अचानक बोला मोर। अचानक मोर के बोलने की आवाज़ सुनाई देती है और ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने क्या बोला? किसी ने कहा कि सुनते हो। ऐसा लगा जैसे किसी ने मोर की आवाज़ को सुनी। मोर की ध्वनि कैसे होती है? केका ध्वनि। तो ऐसा लगता है जैसे कि मोर क्या बोल रहा है? मोर बोल रहा है कि सुनते हो। चिलम औंधी। और उसके बाद जो पूरा प्राकृतिक दृश्य था वो एक घटना में बदल गया। प्राकृतिक दृश्य जो पूरा प्राकृतिक दृश्य था, इतना सुंदर दृश्य था कि पहाड़ है, नदियां हैं, आकाश है, सूरज डूब रहा है, अंधकार धीरे धीरे अंधकार हो रहा है। तो वो जो प्राकृतिक दृश्य, सुंदर सा प्राकृतिक दृश्य दिखाई दे रहा था, वो मोर के बोलते ही, अचानक मोर के बोलते ही वो एक घटना में बदल गया। और क्या होता है? चिलम औंधी। जो चिलम जल रही थी वो, औंधी मतलब गिर पड़ी। धुआं उठा और धुआं उठने लगा। जब चिलम गिरी तो चिलम की जो आग थी, आग से धुआं उठने लगा। सूरज डूबा। सूरज डूब गया और अंधेरा छा जाता है। चिलम औंधी मतलब कि जो भी अंगीठी की तुलना उन्होंने किससे की थी? अंगीठी की तुलना उन्होंने पलाश के फूलों से की थी। यानी जो पलाश के फूल थे वो अब क्या से हो गए हैं? मुरझा गए। धुआं उठा। धुआं किस में जल रहा था? चिलम में धुआं जल रहा था, वो बंद हो गया जलना। सूरज डूब गया। पूर्व दिशा में सूरज अस्त हो ही रहा था, तो वो पश्चिम दिशा में, तो क्या हुआ? सूरज डूब गया और अंधेरा हो जाता है। शाम एक किसान। शाम को उन्होंने किसान के रूप में दर्शाया है। फिर से एक बार देखिए। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। पूरा का पूरा उन्होंने प्राकृतिक दृश्य का वर्णन किया है। ठीक है, और उन्होंने, इसने कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने किसान की संज्ञा दी है पहाड़ से। यानी पहाड़ है, नदियां हैं, आकाश है, फूल है, इन सबको उन्होंने माना कि जो पहाड़ है वो एक किसान के रूप में है। ठीक है, आकाश जो है किसान की पगड़ी के रूप में दर्शाया। जो पलाश के लाल लाल फूल है उन्होंने अंगीठी के रूप में दर्शाया। जो पहाड़ के नीचे से नदियां निकली वो उन्हें कैसी लग रही है? जैसे किसान ने अपने घुटनों के ऊपर कोई चादर डाल रखी है। ठीक है, और अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। और इतना सब प्राकृतिक दृश्य में क्या हो रहा है? धीरे धीरे अंधकार जो है वो छा रहा है, क्योंकि सूरज धीरे धीरे अस्त हो रहा है तो अंधकार छा रहा है। तो अंधकार ऐसा लग रहा है जैसे कि वहां पर भेड़ों का समूह है, नहीं भेड़ों का झुंड है, गल्ला मतलब समूह या झुंड, तो भेड़ों का जो समूह है वो झुंड है वहां पर एक साथ सिमट कर बैठा है। जैसे अंधकार सिमट गया है वैसे ही वहां पर भेड़ों का जो वो है झुंड है वो भी वहां पर बैठा हुआ है। तो ये पूरा जो प्राकृतिक दृश्य बिल्कुल शांत है, बिल्कुल शांत है। अचानक क्या होता है? वहां पर मोर की ध्वनि सुनाई देती है, मोर के बोलने की आवाज सुनाई देती है। और मोर की आवाज कैसी होती है? केका। मोर जब बोलते हैं तो सुनाई देता है, उनकी आवाज क्या होती है? शब्द क्या होता है उनका? केका ध्वनि। ठीक है, और ऐसा लगता है जैसे किसी ने क्या की आवाज दी है कि सुनते हो। ठीक है, और जितना प्राकृतिक दृश्य था उसके ऐसा बोलते ही क्या हुआ? जो प्राकृतिक दृश्य था वो एक घटना में बन जाता है। तुरंत क्या होता है? चिलम जो होती है वो गिर जाती है, धुआं उठने लगता है। धुआं उठने का मतलब हुआ कि अंधकार हो गया। सूरज डूबा। सूरज डूब जाता है पूरी तरह से और हर तरफ क्या होता है? अंधेरा छा जाता है। क्लियर है ये हमारा लेसन? अब है इस कविता में शाम के दृश्य की किसान के रूप में दिखाया गया है। ओके, यह एक रूपक है। इसे बनाने के लिए 5 एक रूपताओं का जोड़ी बनाई गई है। उन्हें उपमा कहते हैं।
पहली एकरूपता आकाश और साफे में दिखाते हुए कविता में आकाश का साफा वाक्यांश आया है। इसी तरह तीसरी एकरूपता नदी और चादर में दिखाई। ये नदी कैसे लग रही थी कि वो सिसान में चादर ओढ़ रखी है। अब आप दूसरी, चौथी और पांचवी एकरूपताओं को ढूंढिए। आपको क्या करना है, दूसरी, चौथी और आपको इसमें 5 एकरूपताएं दिखानी है। तो पहली एकरूपता हमें किसमें दिखी थी? पहली एकरूपता हमें दिखी थी किसान और पहाड़ के बीच में दिखी थी। दूसरी नदी और किसमें दिखाई दी थी? नदी और चादर में दिखाई दी थी। तीसरी हमें दिखाई दी थी चिलम और सूरज में दिखाई दी गई थी। ठीक है। और चौथी एकरूपता सुलगती अंगीठी और पलाश के फूल में थी। पांचवी एकरूपता अंधकार और भेड़ों के समूह से दी गई है। ठीक है। क्वेश्चन है अब आपका, इस कविता को चित्रित करने के लिए किन किन रंगों का प्रयोग करना होगा? इस कविता को अगर हमें चित्रित करना है तो हमें किन किन रंगों का प्रयोग करना होगा? तो हमें सबसे पहले इसमें नीला रंग इस्तेमाल करना होगा। किसके लिए? हमें आसमान के लिए और नदी की नीला रंग। पीला रंग सूरज के लिए। लाल सूरज की लालिमा को दिखाने के लिए। काला अंधेरे के लिए। सफ़ेद बादल सफ़ेद होते हैं। नारंगी डूबता हुआ सूरज नारंगी रंग। और सुनहरा लाल पलाश के फूल के लिए। और हरा रंग पेड़ और पौधों के लिए होगा। ठीक है। आगे आपका भाषा की बात, नीचे लिखी पंक्तियों में रेखांकित शब्दों का ध्यान से देखिए। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा, पानी का पर्दा सा मेरे आसपास था हिल रहा, मंडराता रहता था एक मरियल सा कुत्ता आसपास, दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, घास पर खुदकती नन्ही सी चिड़िया। इन पंक्तियों में सा और सी का प्रयोग व्याकरण की दृष्टि से कैसे शब्दों के साथ हो रहा है? तो इन शब्दों का प्रयोग जो सा और सी का प्रयोग हो रहा है व्याकरण की दृष्टि में ये संज्ञा की विशेषता को बताने के लिए हो रहा है। इसकी विशेषता को, संज्ञा की विशेषता को बताने के लिए किया जा रहा है। ओके, तो एक बार हम फिर से कविता को ध्यान से पढ़ते हैं। ठीक है। इसमें क्या है बच्चों, कवि ने किसान के रूप में जाड़े की शाम का वर्णन किया है, किसान के रूप में। और इन्होंने क्या किया, इस प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ क्या है, एक किसान है, उसको दर्शाया, पहाड़ को एक किसान के रूप में दर्शाया है। आकाश उसके सिर पर बंधा हुआ साफा है। ठीक है। और आकाश, पहाड़ के नीचे बहती हुई जो नदी है वह कैसी है, जैसे लग रहा है घुटनों पर चादर सी रखी है। और पहाड़ के पास जो पलाश के लाल लाल रंग के फूल खिले हुए हैं वो जलती हुई अंगीठी के समान लग रहे हैं। और पूर्व दिशा में घना होता हुआ जो अंधकार है वो ऐसा लग रहा है जैसे झुंड में बैठी हुई भेड़ लग रही है। ठीक है। और उसी समय क्या होता है, पूरा दृश्य शांत होता है, लेकिन अचानक ऐसा लगता है किसी ने आवाज़ दी। और आवाज़ किसकी होती है? वो मोर की आवाज़ होती है। और ऐसा लगता है कि मोर क्या कह रहा है? मोर कह रहा है कि सुनते हो। और जैसे ही वो कहता है सुनते हो, वैसे ही जो प्राकृतिक दृश्य था वो किसमें बदल जाता है? एक घटना में बदल जाता है। ठीक है। जैसे कि चिलम जो होती है वो उलट जाती है, यानी कि गिर जाती है। आग जो होती है बुझ जाती है। धुआं उठने लगता है। सूरज डूब जाता है, शाम ढल जाती है और रात का अंधेरा हो जाता है। क्लियर है बच्चों? चलिए अब हम मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।